Hello everyone. So today we are going to complete complex numbers. So this is the third lecture of complex numbers. Okay, and this is the last lecture of complex number. Okay, the important question of this chapter will come a bit later on. Okay, so I am trying my best to find the best questions for you. So it will take a bit time. Okay, I was busy in something, so it will take a little bit of time. So most probably this Sunday or the next Sunday we'll upload the important questions of complex numbers. Okay, but today we'll complete the theoretical part of this chapter. So only few things are left in this chapter till now. So the first thing is Euler form. So what does this Euler form means? Okay, what does this Euler form of complex number mean? Okay, so we'll go with Euler form of complex numbers. Okay, Euler form of complex numbers. So what does this Euler form of complex numbers mean? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म क्या होता है? देखिए, पोलर फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा. पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? पोलर फॉर्म को ऐसे लिखते हैं जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है, यही होता है हमारा क्या पोलर फॉर्म. ये होता है ना हमारा पोलर फॉर्म होता है. ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब इसी को हम ऐसे अगर लिख दें ई आई थीटा. ठीक है, ई टू द पावर आई थीटा. ई मतलब एक्सपोनेंट होता है. ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ई के बारे में. ठीक है, ये भी एक फंक्शन है. ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन होता है. ठीक है, बट इसके बारे में हम जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे. बट अभी आप इतना जानिए कि ई टू द पावर आई थीटा ये हो जाता है. ठीक है, ये ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है, अब हो सकता है कि कहीं पे आपको मिल जाए ई टू द पावर आई पाई. ठीक है, e टू द पावर आई पाई, तो इसका मतलब होता है cos पाई प्लस आई साइन पाई. ठीक है, यहीं पे अगर मिल जाए e टू द पावर माइनस आई पाई, तो इसका मतलब होता है cos पाई माइनस आई साइन पाई. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये आई थीटा का मतलब है यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, और ये आई का मतलब है इसका. अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो ये, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा. तो ई टू द पावर आई थीटा को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं. ठीक है, अब अगर हमें यूलर फॉर्म लिखना हो, यूलर फॉर्म अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? आर जैसे इसी को लिखना हो. ठीक है, इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐसे देखिए. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, उसका पोलर फॉर्म क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है, और यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, आर ई टू द पावर आई थीटा. ठीक है, तो यही है, यही तीन चीजें हैं. ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्म. ठीक है, ये हो गया पोलर फॉर्म और ये हो गया यूलर फॉर्म. ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. एक थ्योरम होता है डी मोइवर्स थ्योरम. ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम, इसमें हम उसके कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर्स लगाते हैं. ठीक है, और उसका देखते हैं कुछ सर्टेन रिजल्ट्स होता है. ठीक है, कि पावर लगाएंगे तो हमेशा यही आएगा. ठीक है, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, अब आई थिंक आपको यूलर फॉर्म समझ में आ गया होगा. इसमें बस कुछ नहीं करते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा लिखते हैं. यहाँ पे थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, यानी कि पोलर फॉर्म में जब हम इसको लिखें तो थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा, में जो थीटा की जगह पे आएगा वही होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया है. अगर यहाँ पे माइनस थीटा हो, माइनस आई थीटा हो, तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा. ठीक है, इतना ही है ये, और कुछ नहीं है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डी मोइवर्स थ्योरम. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डी मोइवर्स थ्योरम. अब हम देखते हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है. ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चीज है. इसको आप क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हो. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर पावर स्क्वायर आए, क्यूब आए, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता होता है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी हम निकाल लेंगे. ए प्लस बी का होल क्यूब पता है तो निकाल लेंगे. बट पावर में कुछ ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे पावर में 69 आ जाए, पावर में 61 आ जाए, पावर में 100 आ जाए, पावर में 6 ही आ जाए, तो फिर वो क्या होता है? हमें फिर बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ना पड़ता है, वो फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है. तो इसलिए डी मोइवर एक मैथमेटिशियन थे. इन्होंने एक मतलब डी मोइवर मैथमेटिशियन नहीं थे, इनका एक मतलब कंप्यूटर वगैरह में भी कुछ थ्योरम आता है. ठीक है, तो ऐसे समझिए कि एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे. ठीक है, इन्होंने एक मतलब दिया, क्या बोलते हैं उसको,
फॉर्मूला दिया हमें जो हमारे कैलकुलेशंस को आसान बनाता है, ठीक है, जो हमारे कैलकुलेशंस को क्या बना रहा है, आसान बना रहा है। देखिए क्या है, तो पहला हमारा कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n हो तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा, मतलब ये जो पावर वाला n है वो थीटा के जस्ट आगे आके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा cos, ऐसे अगर हम करते हैं, ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करें तो हमको आ जाएगा, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यही ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इसी में अगर हम माइनस बीच में लगा दें तो यहाँ पे आई के आगे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। हाँ, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास 1 अपॉन ऐसा, अगर मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई है तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बस वही है। तो इसी को एक ये बता दिए हैं, इसी में एक क्या बना दिया है, वो एक मतलब रिजल्ट बना दिया है जो हमेशा एप्लीकेबल होगा, कि बस बीच में क्या करना है, माइनस लगा देना है, बीच में क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। बट ये यहाँ पे इसको नहीं ध्यान में रखना है, ये पोलर फॉर्म है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। आप ऐसे चाहोगे तो इसको निकाल भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। हमारा फोर्थ है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा आ गया है, ठीक है, प्लस माइनस आई कॉस थीटा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये पोलर पोलर फॉर्म नहीं है, ये दूसरा चीज है। पोलर फॉर्म में कॉस थीटा आगे होता है, होता है कि नहीं होता है। हाँ, ये क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ये एप्लीकेबल नहीं होता है इस पे, ठीक है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पे एप्लीकेबल करवाने के लिए हम इस साइन थीटा को पहले कॉस थीटा बनाएंगे और इस कॉस थीटा को हम पहले साइन थीटा बनाएंगे, जो कि अगले में बनाया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि cos 90 minus theta is equals to sin theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta and sin 90 minus theta is equals to cos theta। होता है या नहीं होता, ऐसा होता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है, कि अगर कभी ऐसा होगा तो ये डायरेक्टली फॉलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें करना क्या है, इस साइन थीटा को पहले हम cos थीटा बनाएंगे, फिर इस cos थीटा को हम क्या बनाएंगे, साइन थीटा बनाएंगे, और फिर पावर जो है वो अपने आप क्या होगा, अल्टीमेटली इस फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली उनका यही था मेन, ठीक है। इसी के बेस पे सारी चीजें यहाँ पे बनती है, ठीक है, इसी के बेस पे यहाँ पे सारी चीजें बनती है, इसलिए ये चीजें थोड़ी सी आसान है, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बनाता है। ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, बट ये उतना ऐसे होता है ना, फिजिबल नहीं, उतना ज्यादा यूज में आता नहीं है, ठीक है। ये सारी टॉपिक छोटी छोटी हैं, बट कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। फिर मैं इस पे क्वेश्चन अभी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द मिल जाए, तो बहुत जल्द इस संडे को उसके लिए एक वीडियो हम अपलोड कर दें, ठीक है। बाकी कल से आपकी ट्रिगो की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ट्रिगो में बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंडिया के एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 to 16 या 20 भी कभी कभी क्वेश्चन ट्रिगो से आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रिगो को बहुत ही बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब फिर देखिए हमारा लास्ट है, तो इसमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये थीटा है और ये फाई है, यानी कि दो डिफरेंट एंगल, यानी कि अगर हमारे पास cos पाई प्लस आई साइन 3 पाई/2 होगा, ठीक है, तो इस पे ये वाला नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, इस पे ये वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दो डिफरेंट एंगल्स है। सेम एंगल रहेगा तभी अप्लाई होगा, डिफरेंट एंगल्स रहेंगे तो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। तो मेनली डी मोइरस थ्योरम ये दोनों है, ठीक है। अब इसी पे है कि कुछ कुछ क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं, तो उस पर बताया हुआ है कि हाँ, देख के सीधा कंफ्यूजन हो जाना है, चेक करना है कि पहले cos थीटा है या नहीं, sin थीटा है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले हम sin थीटा को cos थीटा बनाने हमको बहुत ही अच्छे से आता है, नहीं आता है तो अब हम सीखेंगे, कल से ट्रिगो की वीडियो आएगी, ठीक है। तो हम sin थीटा को cos थीटा बना लेंगे, cos थीटा को sin थीटा बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना डी मोइरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, आर्गन प्लेन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब उसका हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब उसका हम रियल लाइफ में यूज क्या करते हैं, ठीक है। तो यही है कि अब हम इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कैसे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बट इसमें कुछ चीजें जो आपको अभी नहीं आती है, ठीक है, तो उसको हम बाद में बनाएंगे, फिर उसको हम बाद में बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो इफ ए इज Z1 here is a complex number, Z1 here is a complex number, ठीक है, and B Z2 here is also a complex number is given by AB is equals to mod Z2 minus Z1, ठीक है, mod ऑफ, तो हम पहले Z2 और Z1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे, वही हमारा डिस्टेंस होगा। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो वो तो हम पॉइंट से निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मेरे पास 2 + 3i है तो ये इस प्लेन में कहाँ पे आएगा, 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए किसी एक पॉइंट 3 + 5i, यानी कि 3 + 5i, 3 और 5 यहाँ होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। किसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। हम क्या करेंगे, Z2 और Z1 को माइनस कर देंगे और उसका फिर क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन इज मॉड Z, ये आपको पता होगा कि ऑरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो r होता है। हमने पोलर फॉर्म को ही समझने में ये चीज, जब हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे थे तब भी ये चीज हमने निकाला है, आर्ग्यूमेंट जब पढ़ा हमने तो भी ये चीज निकाला है कि ये ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मॉड होता है उसका, ठीक है, तो ये वही है। यहाँ तक तो आपको पहले से ही पता होगा। अब देखिए, अगर PZ एक पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, PZ अगर मिड पॉइंट है A और B का, इसे मान लीजिए A और B का मिड पॉइंट एक PZ है, ठीक है, तो Z निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, Z1 + Z2/2। तो ऑब्वियस ये बात है ना, आपने क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि 2 पॉइंट का मिड पॉइंट जो होता है तो x1 + y1/2, वही तो होता है। इसमें भी बस वही है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के /2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, PZ आ जाएगा, यानी कि Z निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके तीनों वर्टिसेस को, एक को Z1 बोलते हैं, दूसरे को Z2, मतलब एक पॉइंट, एक वर्टेक्स उसका Z1 है, दूसरा वर्टेक्स उसका Z2 है और तीसरा वर्टेक्स उसका Z3 है, ठीक है, तो उसका सेंट्रॉइड निकालना। अब देखिए, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस सेंट्रॉइड मीन, ठीक है, व्हाट इज दिस सेंट्रॉइड मीन, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन आके कट करती हैं, ठीक है। जैसे सर्कल में एक क्या होता है, सेंटर होता है ना, वैसे ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है, एक ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है एकदम बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3, तब तो हम सिंपली ये कर देते हैं कि x1 + x2 + x3 y3, तो एक x कोऑर्डिनेट निकल जाता है और y1 y2 y3 को जोड़ के /3 कर देते तो y कोऑर्डिनेट निकल जाता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में वो दिया हो वो तीनों पॉइंट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो Z1 + Z2 + Z3/3 कर देंगे तो हमारा सेंट्रॉइड निकल जाएगा, ठीक है, हमारा सेंट्रॉइड क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब उसी में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट होता है। अगर आप 12th क्लास में पढ़े हो, 12th पास हो, तो आपको ये पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। नहीं भी पता है तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जब ट्रिगो और कैलकुलस खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर हम इन छोटी छोटी, ऐसे चैप्टर उतना छोटा नहीं है बट फिर भी ठीक है हम उसको करेंगे, बट पहले हम ट्रिगो और कैलकुलस खत्म कर लेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत भास्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट से होता है, निकलता है। इसमें क्या था, हाफ इंटू, ठीक है, Z1 फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये रो है, उसमें क्या लिखेंगे, Z1 कॉन्जुगेट एंड 1, ठीक है, फिर Z2 कॉन्जुगेट 1, ठीक है, फिर Z3 कॉन्जुगेट और 1, और इसका हम पूरा क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज बचती हैं, ठीक है, दो और एप्लीकेशन है, उसको हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बाकी की दो प्रॉपर्टीज, बाकी की दो एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ऐसे समझ लिए कि अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल से रिलेटेड है। अब स्ट्रेट लाइन भी एक चैप्टर है, सर्कल भी एक चैप्टर है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। बट अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए कम से कम सेंटर और रेडियस निकालना तो पता होना चाहिए। सेंटर और रेडियस आ जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला ही होता है, ऐसा ही है इसमें, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि अब एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो ए है ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये बी क्या है, एक रियल नंबर है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ए जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि
अब जब हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, अब जैसे इसको हम आर्गन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब होता है ये इस इक्वेशन का मतलब यही है कि इसका जब हम अब पॉइंट को क्या करें, प्लॉट करें, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये होता है। दूसरा हमारा है द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट जेड हो, यानी कि अब एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, जेड नॉट है ये। ठीक है, सर्कल एक बना हुआ है, इसका सेंटर अगर ये है तो ये पॉइंट हमारा जेड नॉट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा जेड नॉट है। ठीक है, पॉइंट हमारा जेड नॉट है। ठीक है, तो उसका रेडियस हम ऐसे निकालेंगे, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस निकल जाएगा, यानी कि ये ऐसे, ये जो रेडियस है ये क्या है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड। ठीक है, यहाँ पे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपको दिया रहेगा। ठीक है, हाँ, तो बस इतना ही है। अब ये अगर आर निकल गया, मेरे पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते सर्कल का, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें पता चल जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे खत्म हो जाता है, इतना ही है। ठीक है, आई थिंक कि मैंने सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, तीनों में से किसी भी वीडियो में से, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। हमारी जनता भी बहुत ही कम है, तो ऑब्वियसली आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप जो भी आपको दिक्कत हो रहा है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उसमें सारे लोग मैसेज कर सकते हैं, तो आप डाउट्स भी पूछो। ठीक है, आपको अगर वीडियो में कहीं कुछ गलती भी लग रही है, कहीं कुछ लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप उसको बोलो, हम फिर से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोबारा कभी फ्री टाइम में उस पर एक वीडियो डाल दें, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। टेलीग्राम पे भी उसका लिंक डाल देंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। आपके जो डाउट्स वगैरह है वो सब भी भेजो। ठीक है, सब सॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ नाउ गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये सेशन सच में अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियो। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगो। ट्रिगो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे सफर में। ट्रिगो देखिए, मैं ट्रिगो को बहुत बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनडीए के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 15 से 18 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप ट्रिगो को अच्छे से करो। ठीक है, ट्रिगो को आप बहुत ही अच्छे से करो, बने रहो। ठीक है, ट्रिगो बहुत ही बेसिक से होगी। ठीक है, अच्छा 10 लेक्चर कम से कम कोशिश करूंगा कि 10 लेक्चर ट्रिगो पे आ जाए, ताकि आपको ट्रिगो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको 10th क्लास के लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, बेसिक रेशियो भी पढ़ेंगे। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच भी समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं अगले क्लास से। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। और कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे खत्म होता है। इसका जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको मैं कभी कोशिश करूंगा कि संडे वगैरह को ला दूं। ठीक है, हाँ, सो थैंक यू गाइज एंड बाय।